जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में एक प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट होता है। कभी हमें प्रॉफिट हो रहा था, कभी हमें लॉस हो रहा था, तो कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है और हमारे पास हमारे शेयर होल्डर्स को पैसे देने के साथ साथ कुछ पैसे बच जाते हैं। तो जो पैसे बच जाते हैं उसको हम फ्यूचर पर्पज के लिए, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स के लिए हम कुछ पैसे को सेव कर लेते हैं। तो उस पैसे को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिटेन्ड अर्निंग के कॉन्सेप्ट को। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा। सो बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। इससे पहले हमने डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिटेन्ड अर्निंग है। इसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट था लास्ट वीडियो में, आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, ऊपर कार्ड में भी शो हो रहा होगा। तो उसके अलावा हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिटेन्ड अर्निंग। और व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग? रिटेन्ड अर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझ लें कि सबसे पहले कि जो चीजें हमारे पास बच जाती हैं, लाइक जो रिटेन कर ली जाती हैं, जो सेव कर ली जाती हैं फॉर द फ्यूचर यूज, उसको हम रिटेन करना हो या उसको रिटेन। और जो अर्निंग की बात करते हैं तो आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आपने कुछ हिस्सा उसमें से बचा लिया। फॉर एग्जांपल 1/3 अगर आपने बचा लिया है, 1/3 अगर आपने बचा लिया तो दैट मीन आपने इसको रिटेन कर लिया। किस लिए रिटेन किया? डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। आपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना है, आपने अपनी स्ट्रैटेजीज को बढ़ाना है, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज देनी है, आपने अपनी मार्केट शेयर वैल्यू बढ़ानी है, या कंपनी में आपने अपनी वैल्यूएशन बढ़ानी है कंपनी की। तो इन पर्पसेस के लिए आप रिटेन कर लेते हैं कुछ पैसे को, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सो let's discuss about that. The retained earning are the portion of a company's net profit. मैंने पहले बताया कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है। That is not distributed, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड एंड इंस्टेड केप्ट रिटेन्ड इन बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज। उसको हम रिटेन कर लेते हैं, शेयर होल्डर्स को एज अ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एज अ डिविडेंड फॉर्म में। तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। सिंपल वर्ड्स के अंदर भी उसने आपको बता दिया कि वो आपको आप रख लेते हैं फॉर द री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा रखा जाता है उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो ये उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। Retained earning represents cumulative profit that remain in the company after paying dividends and are used for business growth, expansion and debt reduction. अगर debt आपने पे करना है, आपको growth चाहिए या आपको expansion चाहिए, तो उसके लिए जो आपने dividend शेयर होल्डर्स को पैसा डिवाइड करने के बाद कुछ रिटेन कर लिया, उसको आप retained earning बोलेंगे। तो retained earning कहाँ कहाँ पे यूज होती है, कहाँ कहाँ पे आपको वो सपोर्ट करती है? एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना है, आपने एक नया प्लांट लगाना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट खड़ा करना है, कोई नई मशीनरी, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो एक्सपेंशन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए आपने कुछ पैसा रख लिया ताकि आप अच्छी कंपनी बना सकें या एक अच्छा ऑफिस डेवलप कर सकें या एक अच्छा कोई प्लांट और लगा सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। गवर्नमेंट के भी ये चीज़ों में आ जाता है एंड प्राइवेटली भी मैं बात कर रहा हूँ। और डेट रीपेमेंट, आपके पास कर्जा है तो आप समझते हैं कुछ पैसे को बचा लिया जाए, इसको हम डेट रीपेमेंट में यूज़ कर लेंगे। और फ्यूचर डेवलपमेंट, या फिर आप उसको फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लेते हो, तो ये भी एक हो सकता है बेनिफिट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो आई एम वेरी होपफुल कि आपको रिटेन्ड अर्निंग के कॉन्सेप्ट की बात समझ आ गई होगी, हम क्या बात करें। एंड देन है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। व्हाट हैपेंड? फॉर्मूला ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्या फॉर्मूला हो सकता है उसका। बहुत सिंपल है, अभी हम क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकल चीज़ों में हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला उसका क्या है। रिटेन्ड अर्निंग आपके किसके इक्वल होगी? ओपनिंग रिटेन अर्निंग को। आपके पास कोई पहले से पैसा पड़ा है, वो रिटेन आपने जमा करके रखा हो, वो प्लस नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड, जितना भी नेट प्रॉफिट होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख आपके पास पहले पड़े हैं और आपको नेट प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का, ऑलराइट, और आपको डिविडेंड आपने कितने दे दिए? 1,50,000 रुपीज के। अगर आपने उसमें से डिविडेंड दे दिए तो आपके पास कितने पैसे बच जाएंगे? 1,50,000 जो रिमेनिंग होगा वो आपका क्या होगा? 1,50,000 रिमेनिंग आपका क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग होगा। दैट मीन कि आपने 1,50,000 आपकी क्लोज रिटेन्ड अर्निंग होगी। लाइक कि इसको आप यूज कर सकते हैं, ये आपने रिटेन कर लिया बिजनेस के अंदर, ऑलराइट। तो ये इसका एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और अगर लॉस हो जाता है आपको तो ऑपरेटिंग रिटेन्ड अर्निंग होगी, जितना लॉस हुआ जितना डिविडेंड दे दिया, जो भी बच जाएगा वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग। लॉस में भी जा सकती है और प्रॉफिट में भी अगर आपके पास है, तो दोनों तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्लेसमेंट इन
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कहाँ पे प्लेस होती है, रिटेन अर्निंग नजर कहाँ पे आ रही होती है, कहाँ पे ये शो करवाई जाती है, तो ये बैलेंस शीट में अपेयर होती है इक्विटी साइड पे, ठीक है। तो अपेयर अंडर शेयर होल्डर्स ऑनर इक्विटी, जहाँ पे ऑनर्स की इक्विटी लिखी जाती है वहां पे रिटेन अर्निंग लिखी होती है। और उसकी एग्जाम्पल्स हैं, या तो शेयर कैपिटल लिखा होगा, रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, या रिजर्व की सूरत में होती है, रिजर्व, रिटेन अर्निंग या शेयर कैपिटल भी आप इसको कह सकते हैं। और इसको सेपरेटली भी हम करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। एक स्टेटमेंट होती है, सेपरेट स्टेटमेंट होती है रिटेन अर्निंग, ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग कितनी थी, डिविडेंड कितना दिया, ठीक है। ये सारी चीजों को मिला के अगर आप बनाते हैं तो एक सेपरेट स्टेटमेंट भी बन जाती है, जो कि चेंजेस शो करवाती है ओवर अ पीरियड, एक खास पीरियड में कितना चेंज आया है आपके कैश के अंदर जो आपने रिटेन किया था। तो उसको आप स्टेटमेंट ऑफ ये कह देते हैं, रिटेन अर्निंग कह देते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपके पास है कनेक्शन विद इनकम स्टेटमेंट। इसका इनकम स्टेटमेंट के साथ क्या कनेक्शन है? ऑलराइट, इनकम स्टेटमेंट के साथ इसका हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, अ नेट इनकम फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स रिटेन्ड अर्निंग। और जो भी होगी वो जो इनकम स्टेटमेंट के साथ कनेक्शन क्या है कि वो रिटेन्ड अर्निंग को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। अगर लॉस हुआ तो भी इफेक्ट हो रही है, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी इफेक्ट हो रही होगी, ठीक है। सो वी कैन से दैट के रिटेन्ड अर्निंग क्रिएट्स अ ब्रिज बिटवीन, ब्रिज बना देती है, किसके दरमियान ब्रिज बना देती है? इनकम स्टेटमेंट एंड इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का इक्विटी सेक्शन और इनकम स्टेटमेंट के, इन दोनों का दरमियान ब्रिज बनाने के लिए, ब्रिज का काम कर रही होती है रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली। ऑलराइट, तो ये हमारे पास जो है वो इसका समझ आ गया। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, और आपको भी पता है, मैंने आपको बता भी दिए हैं कि अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सेव कर लेते हैं ताकि वो फ्यूचर के लिए आप उसको यूज कर सकें। ओपनिंग न्यू ब्रांच आपने ओपन करनी है तब आपको काम आएगी। एंटरिंग न्यू मार्केट, आप नई मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तब आपको काम आएगी। आप डेट रिड्यूस करना चाहते हैं, डेट पे करना चाहते हैं तब काम आएगी। और उसके अलावा आपके पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप कोई नई प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपको रिसर्च करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो उसके लिए आप रिटेन अर्निंग का पैसा जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपको काम है, को मशीनरी लेनी है, बिल्डिंग लेनी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, इसके लिए आपको रिटेन अर्निंग काम आती है। वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करना है, आपको डे बाय डे ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपके पास पैसा रिजर्व में पड़ा हो तो तब काम आती है आपके पास। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी आपके पास काम आ जाती है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक्ट एज अ बफर इन द इकोनॉमिक डाउन टर्न, अगर इकोनॉमी डाउन हो उस टाइम और आपके पास रिटेन पैसा पड़ा हुआ हो तो तब भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। और रिटेन अर्निंग के बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं, ठीक है। तो ये तो उसका हमने ऑब्जेक्टिव की बात कर ली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेन अर्निंग के कहाँ कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी कुछ रेलिवेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि क्यों हम रिटेन अर्निंग को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इंडिकेटर ऑफ, ये बेसिकली रिटेन अर्निंग के स्टेटमेंट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अभी ये सिर्फ स्टार्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट तो आया, उसके बाद हम इन स्टेटमेंट्स को स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। अभी बात करें इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ग्रोथ की स्ट्रैटेजी को इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप रिटेन कर रहे हैं कुछ पैसा तो आपकी ग्रोथ भी होगी फ्यूचर में। कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई नया प्लान लगाना, एक्सपेंशन करनी, डेट पेमेंट करनी, अपनी उसकी कंपनी की वैल्यू को एनहेंस करना है, तो ये उसका इंडिकेट करती है ग्रोथ स्ट्रैटेजी। मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ओवर टाइम, आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उसमें से ही आप रिटेन कर पाओगे ना कुछ पैसे को, तो ये उसको भी मेजर करने के लिए आप रख लेते हैं। कुछ पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको रख लेते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस का इंटरनल सोर्स भी, अगर आपको पैसा चाहिए आप लोन लेने की बजाय, डेट लेने की बजाय आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आप अपने रिटेन अर्निंग को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। एंड देन इंप्रूव्स क्रेडिट रेटिंग, आपकी क्रेडिट रेटिंग में इंप्रूव होती है अगर आपके पास रिटेन पैसा पड़ा है, आपके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यू है आपकी कंपनी की, देन आपको क्रेडिटर्स लोन भी इजीली दे देते हैं और आपके साथ जो टर्म्स, अच्छे टर्म्स पे वो बिजनेस भी करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज रहता है, ठीक है। एंड देन इनहेंस शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये शेयर होल्डर की वेल्थ को इनहेंस करने के लिए भी काम आती है, बिकॉज जो कंपनी होती है वो री इन्वेस्ट कर देती है आपके प्रॉफिट को और फ्यूचर के लिए जो है वो आपके शेयर की जो प्राइस है ना मार्केट की वो बढ़ जाती है। जब वो पैसा बार बार री इन्वेस्ट हो रहा था तो ग्रोथ हो रही होती है एक्चुअली, तो वो आपके शेयर की जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर वो इंक्रीज हो रही होती है। अब हम बात ये भी कर लेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स जो हैं रिटेन को इफेक्ट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की जो है वो इफेक्ट हो रही होती है, इसके साथ डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट हो रही होती है, बिजनेस लाइफ साइकिल स्टेज कह लें, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कह लें,
इकोनॉमिक कंडीशंस कह लें, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कह लें, लीगल रेस्ट्रिक्शंस कह लें, ये वो पॉइंट्स हैं जो सारे इफेक्ट कर सकते हैं आपकी रिटेन्ड अर्निंग को। ठीक है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की इफेक्ट हो, डिविडेंड पॉलिसी से इफेक्ट होगी। अगर आप कम पे कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्शन इंक्रीज हो सकता है, राइज हो सकता है। बिजनेस लाइफ साइकिल स्टेज में चेंजेस आ जाती हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की चेंजेस आ जाती हैं। इसमें ये भी फैक्टर इफेक्ट हो रहा था कि आपको कितना कैपिटल चाहिए, तो आपने सारा रिटेन कर लिया है या आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे या आपको सारा यहीं से ले रहे हैं तो आपको एक्सपेंसिव सोर्स पड़ सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि ये फैक्टर जो है ये रिटेन अर्निंग को आपके इफेक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस इफेक्ट हो रही हैं, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इफेक्ट हो रही हैं, आपको ज़्यादा पैसा सेव करने की पड़ गई है, आप जो है वो शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे, जिससे शेयर होल्डर जो है वो आपके साथ काम नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। नो इंटरेस्ट कॉस्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता, ऑब्वियस बात है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा इसमें। आपके अपना पैसा है, आपने किसी को नहीं देना। नो ऑब्लिगेशन टू रीपे, आपने किसी को रीपे नहीं करने पैसे, कोई लोन नहीं है ये। मेंटेन कंट्रोल ओवर ऑनरशिप, आपका कंट्रोल होता है उसकी ऑनरशिप या आपके पैसे पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, लंबे टाइम पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी होती है अगर आपके पास रिटेन अर्निंग पड़ी है। और आपको कंपनी आपकी जो है वो स्टेबल भी होती है। ठीक है, इसके साथ और आपको रिस्क भी लो होता है, फाइनेंसिंग रिस्क जो है वो आपका लो होगा। ये लोएस्ट रिस्क है इसके अंदर, लो रिस्क फाइनेंसिंग सोर्स है कि आपको लॉस होने की सूरत में या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ती, आपने किसी को रीपे जो नहीं करने होते। ठीक है, एंड देन है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। ओके, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी इसको कह सकते हैं, ये किस वजह से होते हैं। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स की डिससेटिस्फैक्शन का बायस बनते हैं, क्योंकि कुछ पैसा जब आप रिटेन कर रहे होते हैं ना तो उसको डिविडेंड नहीं मिल रहा होता, तो आपका जो शेयर होल्डर होगा वो आपसे डिससेटिस्फाई होगा और आप में कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डर्स की तरफ वो दोबारा नहीं जाएगा। आपकी जो डिविडेंड की इनकम होती है ना, जो आपने इन्वेस्टर्स को डिवाइड करनी होती है, वो आपकी कम हो जाती है। ज़ाहिर आप जब आप सेव करेंगे पैसा तो वो आपके कम उनको डिवाइड करेंगे, तो ये इसका लिमिटेशन या डिसएडवांटेज है। कैन लीड टू इनएफिशिएंट यूज बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इसको इनएफिशिएंसी के साथ यूज करती है, पैसा ज़ाया कर देती है, वो इसको बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो ये इनएफिशिएंट यूज ऑफ मैनेजमेंट को बढ़ा देगी कि बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ती मैनेजमेंट को, पैसा वो बचाई जा रहे हैं। पोटेंशियल एजेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें शेयर होल्डर और या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उसको एजेंसी प्रॉब्लम्स कहते हैं, तो ये यहाँ पे राइज हो सकते हैं बिकॉज कंपनी रिटेन्ड अर्निंग करी जा रही है। और रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी और रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट की बात करें, दो तरह की पॉलिसीज यूज की जाती हैं रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड में। एक है हाई रिटेंशन और एक है लो रिटेंशन। हाई रिटेंशन पॉलिसी में क्या होगा कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होती है और लेस डिविडेंड पेड होता है। इसमें आप जब लेस डिविडेंड होगा, डिविडेंड जो है वो कम होगा, तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो रिटेन्ड अर्निंग है वो आपकी बढ़ जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग आपकी बढ़ जाएगी। और ये है लो रिटेंशन पॉलिसी जिसमें आप हाई डिविडेंड पे कर देते हैं, डिविडेंड आपका हाई होगा, ज़्यादा पे करेंगे तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग क्या होगी, रिटेन्ड अर्निंग आपके पास क्या होगी, लो होगी। तो दैट मीन कि आपकी दो तरह की पॉलिसी है, लो रिटेंशन डिविडेंड पॉलिसी है और एक है आपके पास हाई रिटेंशन। हाई रिटेंशन में ज़्यादा आप पे करते हैं और कम आप जो है वो सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हायर डिविडेंड पे आउट से डिविडेंड ज़्यादा पे करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग आपके पास कम होती है। अट्रैक्ट्स इनकम फोकस इन्वेस्टर, जो इनकम को परसीव करते हैं या उनके दिमाग में ज़्यादा पैसा आए, इनकम आए, तो वो इस स्ट्रैटेजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, लो रिटेंशन पॉलिसी। और दूसरी जो है वो हायर रिटेंशन पॉलिसी है, वो ये वाली है डिविडेंड की। तो दो तरह की ही यूज़ की जाती हैं, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग कौन सी होती है, अगर आपको लॉस हो जाए, अगर लॉस हो गया तो ऑब्वियसली आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग है वो नेगेटिव होगी और आपका माइनस में चले जाएंगे। लॉस एक्सीड्स प्रॉफिट और एक्सेसिव डिविडेंड्स आर पेड, अगर आप उसकी रीजंस क्या हैं कि आपने एक्सेसिव ज़्यादा डिविडेंड दे दिया है तब भी आपको लॉस हो जाएगा, अगर आपको नेट प्रॉफिट में लॉस हो गया तो लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, शोज फाइनेंशियल वीकनेस एंड पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस वीक है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है आपकी, मैनेजमेंट आपकी सही से काम नहीं कर रही, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं, इसकी वजह से रिटेन अर्निंग आपकी लो होती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है वही मैंने आपको बता दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो रिटेन अर्निंग है वो है 1000 नेट प्रॉफिट आपको हुआ, 40,000 आपने डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड पे कर दिया, ऑलराइट, और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आपने देख लेनी है कि 1 लाख था प्लस 40,000
और उसमें से 15,000 आपने पे कर दिए तो 1,25,000 आपके पास रिटेन हो गया। 1 लाख आपके पास था, नेट प्रॉफिट आया, उसमें से आपने डिविडेंड पे कर दिए हैं तो आपके पास पहले कुछ पड़ी थे पैसे 1 लाख, नेट प्रॉफिट हुआ उसमें से सेव हो गया एंड देन माइनस हो गया 15,000 तो 1,25,000 आपके पास आ गया। दिस मीन्स 1,25,000 ऑफ प्रॉफिट आर केप्ट इनसाइड द बिजनेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर एक्सपेंशन एंड मल्टीपल थिंग्स के लिए कंपनी ने उसको अपने पास सेव कर लिया है। तो इसको आप कहते हैं जी ये आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 1 लाख थी, नेट प्रॉफिट 40,000 हुआ, डिविडेंड आपने 15,000 पे किया तो आपके पास नेट आ गई। ओके, बात कर लेते हैं जी रोल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में रिटेन्ड अर्निंग का क्या रोल है? एक तो रोल ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करता है, एनालाइज करता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स, डिविडेंड पेमेंट में सस्टेनेबिलिटी कितनी है, कितना सस्टेन है, कितनी इजीली आप डिविडेंड पे कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल का पता चलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेंड्स, इक्विटी ट्रेंड्स का पता चलता है कि इक्विटी से कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ट्रेंड क्या है इक्विटी का, कितने पैसे कंपनी के पास सेव पड़े हैं एज इक्विटी। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डिविडेंड पेमेंट्स की पावर, ट्रेंड्स को चेक करने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस्ट या एनालिस्ट इसको यूज करते हैं। ऑलराइट, और रियल वर्ल्ड की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि अमेज़न है और डिफरेंट कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, ये पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करनी है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रैटेजी को ये इंपॉर्टेंस देती हैं कि ताकि कंपनी की वर्थ जो है, वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाए। इनकी जो वैल्यूएशन होती है ना कंपनी की, जितनी ज़्यादा होगी उतनी कंपनी की मार्केट के अंदर वर्थ ज़्यादा होगी। तो कंपनी जिस तरह की जो बड़े बड़े नाम है वो रिटेन अर्निंग की तरफ फोकस करते हैं ताकि वो इस ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आज डिस्कस किया इस लेसन में कि रिटेन अर्निंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फैक्टर्स, इन सारी चीज़ों को हमने पॉलिसीज़ कौन सी, डिविडेंड, हाई रिटेंशन एंड लो रिटेंशन, ये हमने थ्योरेटिकल चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बनानी बताऊंगा रिटेन अर्निंग किस तरह से बनाई जाती है और नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस कॉन्सेप्ट को भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।